दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि अभी सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि अभी सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में संपन्न हुई है और वहाँ पर अखिलेश यादव जी का जो वक्तव्य आया है गठबंधन को लेकर या कांग्रेस के संदर्भ में जो वक्तव्य आया है, उसने उन सब जो शंकाएँ थी, जो अंदेशे थे कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको दोबारा से उसने उभार दिया है और जो सब प्रश्न लग रहे थे, उन प्रश्नों में और खाद पानी देने का काम उन्होंने कर दिया है। मैं अमेठी होकर के आया था और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग मिले थे मुझे। उन्होंने ये कहा कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। तो हमारी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर ये वोट चाहते हैं तो हमारी मदद करें, और हम वोट दे देते हैं तो ये हमारी मदद नहीं करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को यहां पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए जब कभी हमें फैसला लेना होगा तो हम वहां के कार्यकर्ता नेताओं को बुला करके बातचीत कर करके फैसला लेंगे। अखिलेश यादव जी के बयान से यह लगने लगा है कि संभावनाएं ऐसी प्रबल हो गई हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं उनका अनुसार, कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन की जो संभावनाएं हैं कमज़ोर हो गई हैं। इसके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी इस दौरान जो आया है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिस तरह से राहुल गांधी की आलोचना की है, अभी बड़ा स्पष्ट संदेश देता है कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के मध्य गतिरोध लगातार बना हुआ है और गठबंधन की संभावनाएं वहां भी बहुत कमजोर हैं। পার্লামেন্ট বিজেপি শুনতে দিচ্ছে না কেন? না তো রাহুল গান্ধীকে মেটানোর জন্য। কি নেতা? না তো রাহুল গান্ধীর মুখটা থাকলে মোদিকে কেউ করলো কারণ ও রাহুল গান্ধী হচ্ছে মোদির সবচেয়ে বড় পার্টি বললাম না মুসলিম সবচেয়ে বড় টিআরপি সরকার বলে। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी, मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार मोदी जी नारा लगाए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय ये ममता बनर्जी सही रास्ते पे थे, लेकिन बाद में जब उनकी भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाई गई, उसके बाद उनके नारा बदल चुके हैं। अब देखो 9 सितंबर 2021 से नारा बदल चुके हैं सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल के ममता बनर्जी के, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है, और बचना चाहती है इसलिए वो हर संभव कांग्रेस को खिलाफत करेंगे। क्योंकि कांग्रेस को अगर कोई खिलाफत करेंगे, कांग्रेस का विरोध करेंगे, तो मोदी खुशी होंगे। तो ममता बनर्जी की अभी मोदी को खुशी कराना सबसे बड़ा उनका प्रयास है। ममता बनर्जी के बयान के बाद जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं और पश्चिम बंगाल के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने जिस तरह से रिएक्शन दिया है ममता बनर्जी के बयान पर, वह यह दर्शाता है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में कहीं भी कोई सामंजस्य इस समय हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों की एकता की जो बात की जा रही है, गठबंधन की बात की जा रही है, उसमें यह बड़ा स्पष्ट आज के समय में तो ये दिखाई देता है कि कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी जो है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दोनों किसी भी तरह से अपने को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जो तीसरे मोर्चे की कवायद, जो इसमें ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और आपके केसीआर ने तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, इस तरह के जो ये छत्रप हैं, क्षेत्रीय जो नेता हैं, ये कहीं ना कहीं उस अपने अलग एक मोर्चा बनाने की तैयारी में दिखाई देते हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव की जो बातचीत हुई है ममता बनर्जी कलकत्ता के अंदर, और साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के साथ भी उनकी लगातार उनका संपर्क बना हुआ है। ऐसे में जो वर्तमान परिदृश्य है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का बयान और अखिलेश यादव का बयान जो आया है, उसने इन बातों को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है कि कांग्रेस गठबंधन के अलावा एक तीसरा मोर्चा भी कहीं ना कहीं जन्म ले रहा है और उसकी भी जो नींव है वो कहीं ना कहीं रखी जा चुकी है।
और ऐसे में देखना यही होगा कि यह जो मोर्चा बनेगा जिसमें अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये जो मोर्चा है इसकी संभावनाओं को इन वक्तव्यों के द्वारा दर्शाया गया है। वह ये बताता है कि विपक्षी एकता की बातें जो हो रही हैं वह कहीं ना कहीं उस मुकाम पर अभी जाती दिखाई नहीं दे रही हैं जहां सभी विपक्षी दल एकजुट होकर एक मंच पर आकर एक साथ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बना सकें। और ऐसे में बात वही आती निकल के कि बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी दल हैं, ऐसा लगता है कि सप्पी ढपली अपना राग ही दिखाई देता है। और ये संभावना बहुत मजबूत इस समय दिखाई देती है कि बीजेपी के सामने कोई भी एक विपक्षी दलों का मोर्चा का गठन होना बड़ा मुश्किल इस समय दिखाई देता है। आज कर्नाटक में कांग्रेस की रैली थी। मोदी जी खूब कोशिश करो हमें मट्टी में दबाने की, लेकिन हम बीज है बार बार उगते रहते हैं। कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। उस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने फिर बीजेपी पे हमला बोला एक बार, और लेकिन ममता बनर्जी का जो बयान है और अखिलेश यादव का बयान है इसके बड़े राजनीतिक निहितार्थ हैं। सभी राजनीतिक लोग अपने अपने हिसाब से इसके राजनीतिक अर्थ निकाल रहे हैं। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या संभावना हो सकती है। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वे उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकदल के साथ अपना जो उनका गठबंधन चला आ रहा है उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। और साथ ही ममता बनर्जी, या जैसे ममता बनर्जी के साथ उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन रहेगा, तो देखना है कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी अखिलेश यादव क्या मदद कर पाती हैं, क्या लोग ममता बनर्जी से प्रभावित हो पाएंगे। उसी प्रकार हमें पश्चिम बंगाल में देखना होगा कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर, ममता बनर्जी के राज्य में जाकर, पश्चिम बंगाल में जाकर क्या ममता बनर्जी को सहायता कर पाएंगे। ये बड़े सवाल हैं और हर कोई समझ सकता है कि पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है, ये तो बड़ा प्रश्न है। और भाई ममता बनर्जी भी उत्तर प्रदेश में आकर कितने लोगों को एकजुट कर सकती हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में, यह भी बड़ा एक सवाल है। ऐसे में लगता यही है कि अगर जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने अगर समझदारी से काम नहीं लिया है, कांग्रेस पार्टी के साथ कहीं ना समन्वय नहीं बनाया रखे, राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए कांग्रेस ही केंद्र सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में हमें लड़ती दिखाई देती है। ऐसे में अगर आपको बीजेपी से लड़ना है, केंद्र सरकार से लड़ना है, के खिलाफ मजबूत चुनौती देनी है, तो आपको कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं समन्वय तो बनाना ही पड़ेगा। कि बीजेपी के खिलाफ ऐसे किसी मोर्चे की कल्पना करना या उसे सफल होता देखना है बेईमानी ही कहा जाएगा। क्योंकि अगर कांग्रेस के बिना कोई भी मोर्चा गठित होता है या बीजेपी को टक्कर देने की सोचता है तो वह बात बेईमानी है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं मिलेगा। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी जो बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में है, क्योंकि करीब 250 सीट ऐसी हैं जहाँ सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। तो इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अगर आपको कांग्रेस के साथ नहीं आना है तो यह बीजेपी को चुनौती देने का जो फिर आपका दावा है वह कहीं ना कहीं कमज़ोर होता दिखाई देता है। वो बात अलग है कि कांग्रेस किन राज्यों में मजबूत है, किन राज्यों में कमज़ोर है, उसके आधार पर सीटों का बंटवारा एक आपसी सहमति से और सही तरह से आपस में बैठकर तार्किक आधार पर आप उसकी जो आपका बंटवारा करें। लेकिन अगर कांग्रेस के बिना आपको मोर्चा बनाते हैं और कांग्रेस के बिना केंद्र सरकार के बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो उसका कोई ज़्यादा आधार नहीं है, क्योंकि फिर ताकत जो विपक्षी दलों की एकता में बिखर जाएगी। और बीजेपी के लिए कोई चुनौती आप मजबूत तरीके से हर जगह नहीं दे सकते हैं। हाँ, बेसिक कुछ क्षेत्रों में आपकी ज़्यादा मजबूत स्थिति होगी तो आप कुछ क्षेत्रों में तो दे सकते हैं, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो आप बीजेपी को चुनौती देने में फिर उतना सफल नहीं होंगे जितना आप सोच रहे हैं। 2014 और 2019 के चुनाव ने बड़ा स्पष्ट किया है विपक्षी दलों की एकता उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए बीजेपी के लिए राह आसान हो गई। इसी प्रकार का 2024 में भी विपक्षी दल अपना अलग अलग रास्ता अख्तियार करते हैं और अलग तरह से चुनाव लड़ते हैं और गठबंधन का स्वरूप एक नहीं हो पाता है तो बीजेपी को चुनौती देना निश्चित रूप से मुश्किल ही होगा। बीजेपी भी यही चाहती है कि विपक्षी दलों की एकता ना हो और विपक्षी दल बिखरे रहें आपस में, उनके आपस के ईगो हैं वो बने रहें, आपस के जो टकराव हैं उनके बने रहें और लगातार उसमें इजाफा होता रहे। और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का बयान भी यह दिखाता है कि वे कांग्रेस साथ जाने में अभी हिचकिचा रहे हैं और उनकी जाने की संभावना कमी है। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य कब कैसे बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता कि कांग्रेस इसमें क्या पहल करती है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो ये भी एक ममता के साथ जाना उनका कम ही लग रहा है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका जो हालिया में समझौते कुछ राज्यों में चुनाव में पूर्वोत्तर के राज्यों में उन्होंने देखे हैं, तो कांग्रेस लेफ्ट पार्टी के साथ ही वहाँ हमें जाती दिखाई देती है पश्चिम बंगाल के अंदर।
उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के पास जो आंकड़े हैं वह उनके लिए आवश्यक है कि उन आंकड़ों के आधार पर उनके लिए गठबंधन सहयोगी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही अपने संगठन को कितना सक्रिय कर पाते हैं चुनाव तक, किस नए अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर भी उनके पास, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे का नया नेतृत्व उनके पास है। तो विपक्षी दलों की जो एकता है वह इस समय बहुत बड़ा सवाल विपक्षी दलों के लिए भी है कि किस तरह से विपक्षी मोर्चे को, विपक्षी दलों को एकजुट रखकर, एक ही सांचे में डालकर, एक ही विचारों में बांधकर, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर या कॉमन ऐसा कोई अपना प्रोग्राम बनाकर, एक एजेंडा बनाकर मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े, और मुद्दों के आधार पर वह सब एकजुट हो जाएं, जिससे कि बीजेपी के सामने एक मजबूत चुनौती विपक्षी दल दे सकें। अगर इस तरह से ही सभी विपक्षी दल अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजाते रहे तो इसमें विपक्षी दलों की जो एकता है वह तो कमज़ोर हो ही जाएगी, और साथ ही बीजेपी को चुनौती देना भी विपक्षी दलों के लिए सौंपन के तरह ही रह जाएगा। क्योंकि वास्तव में इस समय जिस तरह से बीजेपी संगठन काम कर रहा है, अगर उसके मुकाबले विपक्षी दल लेकर नहीं होते हैं तो वह बीजेपी संगठन को चुनौती देने की स्थिति में उतने प्रभावशाली नहीं साबित होंगे जैसे कि वह सोच रहे हैं। इस तरह से महाविकास अघाड़ी को अगर हम देखें महाराष्ट्र के अंदर, उससे सबक लेके जो दूसरे विपक्षी दल हैं उन्हें भी सबक लेना चाहिए। जिस तरह से वहाँ पे एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने आपस में एक सहमति कहीं ना कहीं बना ली है सीटों के आधार पर, और वह एक साथ ही चुनाव लड़ने की आज की स्थिति में लगता है कि एक साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। वह तीनों मजबूत गठबंधन के तौर पर लगातार महाराष्ट्र में बना कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार बिहार के अंदर भी हम माने तो अगर देखें कि राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक समन्वय बना हुआ है। झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के साथ एक समन्वय बना हुआ है। उसी तरह से अगर विपक्षी दल अलग अलग राज्यों में अपने स्थिति के अनुसार एक समन्वय बना लें, एक आपस में एक समझ स्थापित कर लें, तो एक अच्छा गठजोड़ उनका आपस में बन सकता है। लेकिन अगर वह एक राग राबते रहेंगे तो ऐसे विपक्षी दलों की जो एकता की बात कही जा रही है वह उसमें इतनी मजबूत वह दिखाई नहीं दे रही हैं जिसकी बातें जितनी कही जा रही हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को समझना पड़ेगा कि जिस तरह से उन पर आरोप लग रहे हैं कि वह जो इस तरह के उनके बयान हैं, इस तरह के जो वक्तव्य हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद करने वाले हैं। आप चाहे कांग्रेस के साथ जाएं या ना जाएं, कांग्रेस इनके साथ आए ना आए वो अलग विषय है, लेकिन अगर आपके बयानों में इस तरह की कहीं ना कहीं संदेश है जो आपस में एक दूसरे को कमज़ोर करने की बात है जिसमें, तो उससे विपक्षी दलों की जो मजबूती है वह तो प्रभावित होगी सीधी सीधी, और बीजेपी का जो उनकी जो राजनीति है वह तो उनके लिए ज़्यादा मुफीद है साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आपसे भी हम आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको उस समय से मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।